शुरुआत कर रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा, फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। हमने जो आज का जो टॉपिक जो हमारा रहने वाला है, ये हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जिसे एक अर्थशास्त्री के रूप में भी जानते हैं और साथ ही एक राजनीतिक गुरु के रूप में भी जानते हैं और एक गवर्नर के रूप में भी जानते हैं। तो मैंने आपसे पूर्व में ही कहा दिया था कि मनमोहन सिंह का जो निधन हुआ था वो आपके 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। और इनका निधन कहाँ हुआ था तो पूछा जा सकता है, तो नई दिल्ली एम्स में इनका निधन हुआ था। जिसका माइक खुला है वो कृपया कर बंद कर दीजिए। तो राष्ट्र को 7 दिन का शोकाकुल शोक मनाने के लिए यहाँ पर किया गया है। तो 7 दिनों का यहाँ पर क्या पूरा राष्ट्र शोक मनाएगा। अगर कहें जो हमारा तिरंगा है वो 7 दिन तक क्या रहेगा, डाउन रहेगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो तिरंगा है तो 7वें दिन पर ऊपर रहेगा। तो बेसिकली इसे राष्ट्रीय शोक के रूप में देखते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा थी, राहुल गांधी ने जो बोला था कि मैंने अपने राजनीतिक गुरु खो दिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रोफाइल आपके सामने है। इनका जन्म का किस वर्ष हुआ था? इनका जन्म 26 सितंबर 1923 में, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, या कहे जब हमारा देश का विभाजन नहीं हुआ था। ये जो प्रांत था उस टाइम पे, जो पाकिस्तान के अंदर का जो पंजाब प्रांत था, तो उस वहाँ पर ही इनका जन्म हुआ था। और निधन की अगर हम बात करें तो देखिए क्या तारीख है, 26 सितंबर को जन्म हुआ और 26 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई। और अगर हम देखें 2024 26 दिसंबर, ये देखिए 26वां अंक आर का है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए पूर्व प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का अगर हम देखें, 92 साल की उम्र में अगर हम देखें, गुरुवार जो बीती रात अगर हम कहें, तो वहाँ पर इनका निधन हो गया था। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका निधन कहाँ हुआ था, उस संस्थान का नाम पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर एम्स नहीं दिया जा सकता, वहाँ पर लिखा जाएगा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिस एम्स में इनको लाया गया था। और वहाँ पर ये उनका क्या हुआ था, वहाँ पर ये बेहोश हो गए थे। और जो हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा जो बताया गया था, उन्हें इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था। और तकरीबन अगर हम देखें 9:51 पे इन्होंने क्या ली थी, अपनी आखिरी सांस ली थी। और लंबे समय से आपने देखा होगा ये बीमार चल रहे थे। और मनमोहन सिंह की अगर हम बात करते हैं, 2004 से अगर हम देखें, 2004 से ये 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में ये बने। और इन्होंने 2 बार इस पद पर रहने का ये कारनामा किया। और इस दो दो टर्म इनको मिले प्रधानमंत्री पद पर रहने के लिए। और 2004 से लेकर अगर हम देखें मई 2014 तक, उसके पश्चात तो आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही अभी तीसरी टाइम वो रहे हैं, तीसरी बार वो गौरव उनको प्राप्त हुआ है। और जवाहरलाल नेहरू के पश्चात जो तीसरी बार जो प्रधानमंत्री जो पद पे जो आसीन रहे, वो आपके दूसरे नंबर के कौन हैं, आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। और इनकी जब हम बात कर रहे हैं तो इनका जो रहा है ये प्रधानमंत्री, ये हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में, बतौर प्रधानमंत्री के रूप में रहे। मई 2014 तक ये इस पद पर रहे। और वह देश के सिख और साथ ही चौथे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, नहीं सॉरी, प्रधानमंत्री रहने के ये रहे। इनको गौरव भी ये प्राप्त है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का वह पहला सिख प्रधानमंत्री कौन रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। और चौथे लंबे टर्म तक जो प्रधानमंत्री के पद पर जिन्होंने अपने सेवाएं दी, कार्य किया, तो ये प्रधानमंत्री कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। केंद्र सरकार ने क्या करा है, जो केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। और साथ ही शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रम क्या करें, कैंसिल कर दिए हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए आपने देखा होगा बीच में बहुत दफ़े एक चीज़ें चल रही थी, प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी ने ये जो बेदाग चेहरे के, कहे एक अपनी शालीनता के लिए जो जाने जाते हैं, तो लांछन इनको, इनके पूरे कैरियर में जो लांछन लगाने का जो कार्य करा, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, नहीं सॉरी, मनमोहन सिंह के जो दामन में कुछ दाग जो लगा दिए, वो हमारे जो वर्तमान के, अगर हम आप लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको मौनी बाबा के रूप में भी कहा।
ये दूसरे के इशारे पे कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में भी इनको उच्चारित किया गया। और भरे सदन में अगर हम देखें तो इनको रेन कोट पहनते हुए नहाने वाला वो शख्स के रूप में जो व्यक्तित्व अगर हम बात करें सदन में जो दिया था वो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। कहीं ना कहीं इनकी छवि धूमिल करने की प्रयत्न किया गया था। जब इन्होंने अपने अंतिम अभिभाषण में जब इन्होंने देश को संबोधित किया था तो इन्होंने कहा था, मैं रहूं ना रहूं देश हमेशा मुझे याद करेगा, मेरे कामों से मुझे याद करेगा। तो आज जब इनका निधन जब हुआ तो आई थिंक अगर देखें तो हर कोई मनमोहन सिंह के बारे में ही चर्चा कर रहा है। हर न्यूज़पेपर में इनके बारे में ही एक युग पुरुष और एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री के रूप में जिन्होंने हमारे देश जो क्राइसिस के दौर से जो गुजर रहा था, जिस टाइम पर हमारे देश का जो सोना विदेशों में गिरवी रख दिया गया था, उस कंडीशन में इन्होंने वित्त मंत्री पद पर रहते हुए उस दौर में भारत की जो भुखमरी जो चली थी वहाँ से क्राइसिस से बाहर निकाला। तो ऐसे अर्थशास्त्री जिन्होंने हमेशा ये पूर्व में ही भविष्यवाणी कर देते थे कि हमारी जीडीपी इतनी नीचे डाउन गिरेगी, ये इतने ज़्यादा अर्थशास्त्र की ज्ञाता था कि कितनी डाउन गिरेगी, कितना कुछ रहेगा, जिसमें 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे तो उन्होंने जब नोटबंदी करी थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस ये है, ये बहुत बड़ा एक तरीके से लूट खसोस करने वाली चीज़ है। सदन में उन्होंने इस पे भाषण भी दिया था, मगर उनकी जो बातें कही गई थी वो सत्य रही। तो यहाँ पर मौन हुए मनमोहन, मौन हमेशा सदा के लिए ये मौन हो गए। कुछ ऐतिहासिक काम इनके आपके सामने रखा हूँ। ये देख पा रहे हो डॉक्टर मनमोहन सिंह के 6 ऐतिहासिक काम आपके सामने, तो याद रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे मनमोहन सिंह द्वारा साल 1991 जून का वो महीना इन्होंने वैश्वीकरण और उदारीकरण का एक कॉन्सेप्ट लाए थे। ये जो कॉन्सेप्ट लाया था तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए, हमारे देश की ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था वैश्विक स्तर पर। वैश्वीकरण और उदारीकरण का ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे। और जो आज हमें जो सूचना का जो अधिकार जो हमारे सामने है, आज आप लोगों को कोई भी सूचना का अधिकार, अगर कहीं पर कोई भर्ती नहीं निकल रही, कहीं पर आपको मेरिट लिस्ट पता नहीं चल रही है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सरकारी कार्यालयों से जो आप वैसे जाते हो वैसे मांगने से नहीं मिलती है, और सूचना का अधिकार 2005 का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, यही वो शख्स थे जिन्होंने सूचना का अधिकार को क्या किया था, जनता के लिए ये बिल पास किया था। तो इनके ही समय में अगर कहूँ, मनमोहन सिंह के ही समय में सूचना का अधिकार 2005 आया। सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा के हम तौर पे जिसे जानते हैं, रोजगार की मतलब आपको प्रतिदिन रोजगार यहाँ पर दिया जाएगा। आज ये रोजगार गारंटी में जो केंद्र सरकार जो धन व्यय कर रही है वो ना के बराबर कर रही, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था कहीं ना कहीं हमारे वो उन गरीब तबके मजदूरों के लिए था जिनकी आजीविका को कहीं ना कहीं पटरी में लाने का कार्य करा, जिनको रोजगार नहीं मिला था। तो उनको रोजगार गारंटी कार्ड जो ये कहते हैं, अगर जो राजस्थान से ये प्रारंभ हुआ था, तो ये जो रोजगार जिसे हम मनरेगा के तौर पे हम कहते हैं, तो ये आइडिया इन्हीं की ही देन थी। और यही जो कहीं ना कहीं भारत की बैकबोन साबित हुई, कहीं ना कहीं भारत की रीढ़ की हड्डी के तौर पे जिस योजनाओं को जाना जाता है, ऐतिहासिक जो योजनाएं हैं जिनको आप अंगुलियों में गिन सकते हैं, तो ये आपके है। और मार्च 2006 में अगर हम देखें, अमेरिका से न्यूक्लियर डील, जो परमाणु डील इनके द्वारा की गई थी, याद रखिएगा 2006 में अमेरिका से जो न्यूक्लियर डील जो हुई थी, परमाणु से संबंधित, परमाणु हथियार जो भी रहते हैं उससे संबंधित एक जो डील हुई थी। कभी क्वेश्चन पूछा था कि मनमोहन सिंह के सरकार में अमेरिका से न्यूक्लियर डील किस वर्ष हुई थी, तो वहाँ पर 2005, 2006, 2007, 2009 दिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 2006 में ये डील हुई थी। अब बात करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि जनवरी 2009 में जो पहचान के लिए आधार कार्ड, आपने देखा होगा आधार कार्ड जो कॉन्सेप्ट आया था, आधार कार्ड जब बनना शुरू हुए थे, तो ये पहचान पत्र जो आज आपके सामने देख रहे हैं, तो 12 डिजिट की जो आपको देखने को मिल रहा है, हर किसी का आधार बना है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपके सारे अकाउंट क्या है, आपका अगर आधार नंबर अगर हम किसी को मिल जाता है तो आपकी पूरी डिटेल, आपकी पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाए। तो तुमने कितने फॉर्म भरे हैं, तुमने कहाँ पाया है, कहाँ नौकरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आज एक आधार से ही सब कुछ हमें पता चल जाता है। तो ये 2009 में इन्हीं की देन थी।
और देखिए राइट टू एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, हमने राइट टू एजुकेशन के बारे में विस्तृत तौर पे वीडियोस बना के रखी, हमने उसको अच्छी तरह से पढ़ाया था। तो याद देखिएगा, ये जो जितने भी प्रवक्ता भर्ती की परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चा राइट टू एजुकेशन को पढ़ लीजिएगा। राइट टू एजुकेशन से निश्चित रूप में क्वेश्चन बनेंगे, बहुत व्यापक ये क्या है आपका टॉपिक है। तो अगर जिस बच्चे ने राइट टू एजुकेशन पढ़ लिया तो उसको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों को देने का बात की गई थी? सभी को शिक्षित करने की यहाँ पर बात करी थी। 6 से 14 बिल्कुल सही, साल सभी को निःशुल्क शिक्षा देने की बात करी, शिक्षा से कोई भी वंचित ना हो। अभी जब हमने परसों एनईपी 2020 पढ़ी थी, तो हमने इसमें यह रखा कि शिक्षा के अधिकार की जो बात कही गई थी, तो जो एनईपी 2020 में 100% नामांकन या कहें सभी को शिक्षा के दायरे में जोड़ने का जो लक्ष्य रखा गया है, कितने कौन सी तिथि तक रखा गया है कि सभी को शिक्षित होने चाहिए, सभी भारत पूरी तरीके से शिक्षित हो जाए, लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 सर। 2030 ये रखा है। और उसको जो कंप्लीट जो कहा गया कि पूरी तरीके से नामांकन, ये जो 2030 आप कह रहे हो, ये 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया। 2035 जो लक्ष्य रखा गया है, जो 2035 जो लक्ष्य रखा गया उसमें सभी को शिक्षित करने के रखेगा। और जो 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है, वो पूरे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया। याद रखिएगा, हमने तीन चीज़ें आपके सामने रखी। पहले कहा कि 2030 तक जितने भी 12 करोड़ से ऊपर के अभी जो छात्र छात्राएं हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, सिर्फ बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनको मुख्य धारा में लाकर शिक्षित करना है। और उनको क्या करना है? नामांकन का मतलब क्या होता है? उनका एडमिशन कहाँ कराना है? विद्यालयों में उनका एडमिशन कराना है, याद देखिएगा। और 2035 का जो लक्ष्य रखा गया है, 2035 का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें यह कहा गया है कि सभी को शिक्षा से जोड़ दिया जाए, सभी को शिक्षित कर दिया जाए। और 2047 आपने देखा होगा, विकसित राष्ट्र का जो सपना संजो के रखा है। आपने देखा होगा कई दफे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंच से कहीं ऐसे जो आपने देखा होगा जो आयोजन होते हैं वहाँ पर से उन्होंने बोला है। और जो आपने करंट अफेयर पढ़ी होगी तो उसमें भी ये चीज़ को दिया है। ये 6 चीज़ें याद रख लीजिएगा। कुछ आज और चीज़ आपको बताता हूँ कि जब ये मनमोहन सिंह जब आपके गवर्नर के पद पर रहे थे, देखिए भारतीय रिजर्व गवर्नर के रहे थे उस समय, अगर बात करूँ, इनको बहुत अर्थशास्त्र की बहुत ज्ञाता थे। और जिस समय इनको वित्त मंत्री बनाया गया था, तो वित्त मंत्री बनाने के लिए भी इनको बहुत ही ज़्यादा, एक रात में इनको फ़ोन किया कि भैया आपको हम वित्त मंत्री बनाने, इनको विश्वास ही नहीं था कि आप ये इस आपसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति इस भारत में कोई भी नहीं है वित्त मंत्री के पद पर रहते। तो जब ये वित्त मंत्री के पद पर रहे तो इन्होंने अपने शानदार कार्य से, जो इनकी बौद्धिक क्षमता थी उसके बलबूते इन्होंने बहुत ही शानदार कार्य करे। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आरबीआई के गवर्नर के पद पर ये रहे थे, फिर 10 साल इन्होंने क्या है, देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को देखते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म, हमने कहा 26 सितंबर 1932 को, आपके अविभाजित भारत की बात करते हैं। अविभाजित भारत का मतलब क्या होता है इंदु जी, जिसे भी आता है बताओ। सर जब पार्टीशन नहीं हुआ था, आजादी से पहले का। बिल्कुल सही। तो अविभाजित भारत मतलब जब भारत का विभाजन नहीं किया गया, तो पंजाब के गह ग्रह जो कह सकते हैं इसको, अब ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, गाह करके वो क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ इनका जन्म हुआ। तो इनके पिता का नाम तो पूछा कभी जा सकता है, ये भी नहीं कह सकते नहीं पूछा था, गुरमुख सिंह था। और माँ का नाम अमृत कौर इनकी ये था। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया डॉक्टर मनमोहन सिंह के माता का नाम क्या था, तो अमृत कौर। कई दफ़े जब जीवनियाँ पूछी जाती है तो वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। बहुत विस्तार से बता रहा हूँ, जिसे पढ़ना है वहाँ पर यहाँ पर रखिए, और जो जो लैपटॉप होना चाहता है वो लैपटॉप हो सकते हैं। देखिए देश के विभाजन के बाद जब देश विभाजित हुआ तो उनका परिवार भारत चला आया। लाहौर से ये क्या हुआ, पाकिस्तान से ये इंडिया आ गए। ये जब आए यहाँ, इन्होंने क्या करा, पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी, और पीजी इनके द्वारा यहीं से
किया गया। और आगे की पढ़ाई करने के लिए ये क्या है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या है पीएचडी की डिग्री ली, और ऑक्सफोर्ड से इन्होंने क्या किया, डी फिल की भी उपाधि धारण करी थी। आपको आपको एक वाक्य बता देता हूँ कि एक दफ़े मोदी जी ने इनका मजाक भी बनाया था। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहते हैं ऑक्सफोर्ड होता है क्या है ये वो करके, तो जिसकी डिग्री का पता नहीं वो ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जो पीएचडी की हुई है, और साथ ही जो संसार के बहुत बड़े से बड़े विश्वविद्यालय जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता, तो इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या है पीएचडी, और ऑक्सफोर्ड से इन्होंने क्या है डी फिल की उपाधि धारण की थी। देखिए क्वेश्चन बनेगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डी फिल की उपाधि कहाँ से धारण करी थी? कहाँ से की थी? ऑक्सफोर्ड से की थी। ऑक्सफोर्ड और से, पीएचडी की ऑक्सफोर्ड डिग्री कहाँ यूनिवर्सिटी से हासिल लंदन, करी थी? कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज। यूनिवर्सिटी से की थी। अपने आप में बहुत बड़ा ये विश्वविद्यालय, अगर कहीं यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमी में ये प्रोफेसर भी रहे। देखिए ये आपके इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी रहे हैं, याद रखिएगा। ये जो दौर था 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में इन्हें चुना गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोट करते हुए चलेगा। मूर्ख दर्शकों के तौर पे तो यहाँ पर जुड़िए मत, जिसे पढ़ना है वही जुड़िएगा, मूर्ख दर्शकों के तौर पे तो जुड़ने की कोई कोशिश ही मत करें। देखिए क्वेश्चन बनेगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के सलाहकार के रूप में नियुक्त करा गया। किस वर्ष किया गया था पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए 1966 से 1969 के दौर जो चल रहा था, तो वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर आर्थिक जो लेन देन की अगर मैं कहूँ अर्थव्यवस्था से अगर हम बात करते हैं, तो इन मामलों के अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। और अगला देखिए, ये कहते हैं कि साल आता है आपके 1971 में मनमोहन सिंह को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। क्वेश्चन बनता है, देखो क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन बनेगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस वर्ष वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया? किस वर्ष किया गया था? 1971। 1971 में इनको आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था। कल मैं यही सारे क्वेश्चन पहले ही जब क्लास स्टार्ट होगी तो इंदु जी मैं पूर्व में रखूंगा, इनको रखिए, ठीक है। जी आप सर। देखिए 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर इनको बना दिया गया। देखिए हमारे प्रधानमंत्री रहे, 2 बार के प्रधानमंत्री रहे, अर्थशास्त्री रहे, और आपके गवर्नर रहे, और आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे। तो आप लोगों को उतना पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये लेके चले कि हम अपने ऐसे जीवन के ऐसे पड़ाव में हैं जहाँ पर हमें अपने जो कुछ ऐसे महान जो ऐसे राजनेता हैं जिनके द्वारा समाज को एक नई दिशा दी गई, ऐसी गति प्रदान करी, तो हम उनके बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए। तो जिन्हें पता नहीं है कोई बात नहीं, तो यहाँ पर अभी सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगी कि ये जो कहा जाता था, बहुत से लोग ऐसे लोग भी इनके बारे में जिक्र करते हैं जिनको अपने क्वालिफिकेशन पता नहीं होती है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, और आपको समाज में ऐसे लोग दिख जाएंगे, ऐसे अंधभक्त दिख जाएंगे जो चीज़ें को उनके बारे में पता नहीं हो और इनके बारे में टिप्पणी करना शुरू करेंगे। तो पहले कहते हैं ना कि अपना कद ऐसा बनाओ जिसके बारे में आप बोल सकते हो। हम इनके बारे में इनके पैरों की धूल की बराबर भी नहीं है, क्योंकि इतने बड़े शख्सियत की अगर बात करें जिसने देश को ऐसी कंडीशन से बाहर निकाला जो सोच भी नहीं सकता। अगर ये जो हमारे देश का पैसा जो सोना गिरवी हो गया था, अगर उस टाइम पर अगर ये वित्त मंत्री के पद पर नहीं रहता, तो आज भारत जो हम कह रहे हैं कि 75वें साल का आज़ादी का जश्न जो बना रहे हैं, तो ये शायद नहीं बना सकते। आज इस कंडीशन में अगर देश को इस कंडीशन में अगर आज जो लाया है तो इनके ही बदौलत होगा। अगर आज हम ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, या फिर बड़े बड़े मंच से अगर हम ये कहेंगे कि हम उसका रंग देखकर ही हम उसको पहचान जाएंगे, लब जिहाद, और जो जिस प्रकार से आज हमारे देश की कंडीशन है, अगर ये भी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अगर इसी तरीके के
अच्छी हरकतें करते तो शायद आज जो इस कंडीशन में हमारा जो देश पहुंच गया है, तो यहाँ पर कभी नहीं पहुंचा। हमने कहा कि 2014 से लेकर आज की अगर तिथि की बात करें तो हमने आपने कई दफ़े सुना होगा कि हमारा देश आज 70 साल पीछे चला गया। इन 2014 से अगर हम 2025 के दौर की अगर बात करें तो हमारा देश बहुत पीछे जा चुका है। तो वो क्यों गया है, आप सभी को इसके सर सोना। बारे में पता है। अब देखिए यहाँ पर इसके देखिए कि इसके बाद जब इनको वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार, देखिए दो चीजें इसमें देखिएगा। एक तो हमने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के तौर पर इनको नियुक्त करा, पहले याद रखिए इसे। फिर 1972 में इनको वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया। क्या कर दिया गया, एक तो सलाहकार के तौर पर नियुक्त करा, एक देखिए यहाँ पर मुख्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त करा। फिर उसी मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के तौर पर आर्थिक मामलों के जो सलाहकार होते हैं उनके तौर पर नियुक्त करा। साल आता है, फिर साल चेंज होता है। इसके बाद ये योजना आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे। मुझे ये बता सकते हैं कि योजना आयोग का परिवर्तित नाम क्या है आज? नीति ठीक है, आयोग। आज जो इसका नाम चेंज कर दिया। देखिए मेरे पिताजी ने मकान बनाया, मेरे पिताजी ने नाम रखा उसका, मान लीजिए कोई ऐसा देवी भवन रख दिया मान लीजिए, ठीक है, मेरे पिताजी ने रखा। और मैं बेटा आया, मैंने कहा चलो देवी भवन को हटाइए, इसको रखता हूँ मैं मनीष भवन रख देता हूँ। तो क्या बिल्डिंग चेंज हो गई, कमरे चेंज हो गए? नहीं सर, नहीं वो सारे नहीं। जो चीजें वही रही, मगर सिर्फ क्या हो गया, टाइटल चेंज हो गया, इतना ही रहा। यही तो नेम हुआ। प्लेट चेंज हो गई। तो ये नया हो गया बस। तो इसके बाद अगर हम देखें, ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर रहे। साल था 1982 से 1985 तक के ये भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। तो याद रख लीजिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर कब से कब तक रहे। तो आपको पता होना चाहिए 1982 से 1985 तक का जो ये दौर था, इस बीच में ये भारत के गवर्नर के तौर पर रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर रहे। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। देखिए क्या ये हस्ती क्या थी, आप ये देखिए ना, समझ रहे हो ना। जी सर। तो हमने कहा कि गवर्नर रहे, फिर जाके प्रधानमंत्री किया। देखिए प्रधानमंत्री जो रहता है उसके आर्थिक सलाहकार, किसी ने सोचा था ये प्रधानमंत्री बनेंगे? हम किसी के हम कहते हैं ना कि हम किसी के बॉडीगार्ड बन रहे हैं, क्या कोई ऐसा दिन आएगा कि वो जिसका बॉडीगार्ड हम बन रहे हैं, एक दिन हम उसी पद पे पहुंचेंगे और लोग हमारे बॉडीगार्ड बनेंगे? तो कहने का मतलब है कि भैया ये आर्थिक नहीं सलाहकार सर, के तौर पे रहे। और हम जब यूजीसी की बात करते हैं ना, यूजीसी का जो, जब आप यूजीसी पढ़ोगे तो यूजीसी की अगर बात करें तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। आपने एक देखा होगा 2016 या हाँ कुछ ऐसा था, 2005 या हाँ 2005 में कुछ, आई थिंक यही टाइम था। आपने देखा ज्ञान आयोग, सुना है आपने? जब एलटी का आपने पेपर दिया होगा उसमें एक ज्ञान आयोग जी दिया था। जो ज्ञान आयोग था, जी ज्ञान आयोग भी जी इन्हीं की सर। देन थी, जिसमें सैम जी पित्रोदा के बारे में हमने चर्चा करी थी, वो थी। तो इनके द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी। अगर आपने पढ़ा हो तो आपके नॉलेज में होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आता है, साल आता है 1991 में असम से राज्यसभा ये चुने गए। कहाँ से चुने गए? कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, तो वो कहाँ से राज्यसभा सांसद चुने गए थे? किस वर्ष से चुने गए थे? असम से ये वाला जो पॉइंट है, ये 1991। वाला जो पॉइंट है, इसको देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैं इसको हाईलाइट, वैसे तो पूरा पॉइंट ही इसमें, इसलिए ऐसी वीडियो बनाई है, इसलिए इस तरीके से पीडीएफ सेट करी है कि आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जैसे हमने, मुझे बता सकते हो, जब हमने पिछली दफ़े आपके तबला वादक कौन थे? जाकिर जाकिर हुसैन। हुसैन का जब निधन हुआ, तो हुसैन। मुझे बता सकते हैं जाकिर हुसैन की पहली जो उन्होंने अपने जीवन की जो पहली कमाई कितनी थी उनकी? 5 रुपए। बिल्कुल सही, 5 रुपए थे, 11 रुपए थे, 5 मैं रुपये भूल थे। गई। हाँ, 5 रुपए। ठीक है, ये बताइए भारत जी का सर। ये जो जाकिर जाकिर हुसैन थे, तबला वादक जाकिर हुसैन को कितने ग्रैमी अवार्ड मिले थे?
सर 5 4 बताओ। सर वैसे 4 मिले थे क्योंकि 3 मिले थे 2023 में और एक पहले मिला था, लेकिन एक बेस्ट के लिए भी मिला था, बिल्कुल सही। तो 5 भी हो सकता है। 5 पांच में से अगर देखा जाए जो ग्रैमी अवार्ड जो बेसिकली जो संगीत के क्षेत्र में लगा वो 3 मिले थे, वो उसके लगा कि हम 4 होते, तो आपको एक जो बेस्ट म्यूजिक एल्बम जो रिलीज की थी उसके लिए मिला। तो हम अभी मैंने वो जिक्र क्यों किया, मैं ये देखना चाह रहा था कि जो पूर्व में जो पड़ार का है कि आपको वो रिकॉल हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि साल था 1991 में, ये असम से राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। उसके बाद साल 1995, 2001, 2007, 2013 और 2019 में राज्यसभा ये चुने जाते हैं। याद रखिएगा कितने बार चुने गए, एक तो था आपके 91 में, 95 में, 2001 में, 2007 में, 2013 में, 2019, कितने हो गए? 6 हो गए। 7 1 2 3 4 5 6, 6 हुए नहीं? 7 6 सर तो से 6 बार सोचो कि यार यहाँ पर तो लोग तरस जाते हैं कि मैं नेता बनूं और मेरे को राज्यसभा सदस्य भेजियो। आपने देखा उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मारा मार हो जाती है कि मेरे को नहीं बनाया, तो विद्रोह होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो शख्सियत थी 1991 से, जब आप लोग बहुत से मैम तो आप पैदा होगी और जो कुछ बच्चे होंगे तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो 1991 से लेकर 2019 तक का ये राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। 33 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहने के बाद 3 अप्रैल 2024 को संसद से रिटायर हुए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा भारत का वह कौन सा राजनेता है जिसने 23 साल तक राज्यसभा सदस्य के तौर पर रहे? कौन रहे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह रहे। जिसका माइक खुला है तो वो बंद कर दीजिए, आवाज़ आपके मेरे कानों में टकरा रही है। जब आपसे क्वेश्चन करूंगा तभी रखना, जिसको पूछना होगा तो बीच में पूछ सकता है। ठीक है, तो 23 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे। और कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम कार्यकाल राज्यसभा का किस तिथि को माना जाता है, किस तिथि को ये रिटायर हुए थे? तो याद रख लो 3 अप्रैल 2024 को ये संसद से रिटायर होते हैं। अब बात करते हैं, साल था 1998 से 2004 तक की बात करें, तो इस दरमियान अगर हम बात करें तो बीजेपी की यहाँ पर सत्ता थी। जब बीजेपी की ये सत्ता थी तो अब ये क्या है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता चुने गए थे। अब इनको एक गौरव भी ये भी प्राप्त है, ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे ये राज्यसभा के विपक्ष के नेता रहे। अभी मुझे बता सकते हैं कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी। थप्पड़ मारूंगा, सॉरी मैम। ठीक है, सॉरी। तो कोई बात नहीं सर, चलेगा चलेगा। चलिए, और कोई बताएगा? इंदिरा जोशी। ये कुछ लोग तो पूछने में ही भाग जाते हैं, कायर लोग ही इस क्लास में तो जुड़ो नहीं। जिसके अंदर अगर कायरता है वो इस क्लास में बिल्कुल ना जुड़े। बताइए इंदिरा। सर अब पता चल गया, इंदिरा जोशी। हाँ इंदिरा जोशी बताओ। चलिए बेटा लेफ्ट हो जाओ, तुमसे तो भी ना हो पाएगा ये जो है, क्योंकि राहुल जी मुझे लगता है बता देंगे, क्योंकि मुझे पता है वो अभी अपनी ड्यूटी पे हैं। तो अगर हम बात करें, आपने सुना है खड़गे जी। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुना है? जी। कौन जी सर सुना है। कौन है? कांग्रेस लीडर है सर। हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा है सर। अरे मैं ये तो बोल दिया है, कौन है यही तो जानना चाह रहा हूँ मैं, इसको छोड़ के। कांग्रेस के अध्यक्ष है शायद मल्लिकार्जुन कौन- खड़गे। हाँ, सर वकील है। चुप जा बेटा। बाय प्रोफेशन हाँ वकील भी हाँ है।
अभी मैं वकील। सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, इनका पूरा चिट्ठा नहीं पूछा। जिस दिन इनका निधन हो जाएगा तब उस दिन चर्चा करेंगे। अभी भगवान का है लंबे समय तक ये जिए, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। हाँ, जेपी नड्डा है। तो अभी इनको, अभी बीजेपी ने अभी एक नया अध्यक्ष चुना है, अभी नहीं चुना पा रहे। तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? अभी मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। और साथ ही राज्यसभा के सदस्य खड़गे। भी, राज्यसभा के जो प्रतिपक्ष के जो नेता हैं यही हैं। और जो आपने राहुल गांधी की जो बात करी, राहुल गांधी लोकसभा के क्या है, विपक्ष के नेता हैं। समझ गए ना? हाँ जी सर, अब क्लियर हुआ, पहले एकदम से राहुल गांधी मुंह में आ कोई गया बात था। नहीं, वो भी ऑपोजिशन के लीडर है। अब आपको ऑपोजिशन कौन से, उच्च सदन या निम्न सदन, ये थोड़ा कंफ्यूज था, तो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ रहे हैं, जी सर, जी आगे सर। बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, साल था 1988 से मैंने कहा 2004 तक का। ये बीजेपी की जब सत्ता थी तो ये राज्यसभा में क्या थे, विपक्षी के नेता के तौर पे, बतौर नेता के तौर पे रहे। साल आता है 1999 में, इन्होंने दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा, मगर बीजेपी के जो विजय कुमार मल्होत्रा से ये चुनाव हो गया। पहली लाइफ में इन्होंने पहली दफे लोकसभा का चुनाव लड़ा। याद रखो, एक चुनाव इन्होंने लोकसभा का लड़ा, वो भी हार गए, ठीक है। अब समाज को प्रगतिशील व्यक्तित्व वाला जो बंदा होता है वो पसंद नहीं आता है। हमारे समाज की यही तो दुर्दशा है। उसको चाहिए बड़े बड़े फेंकने वाला, 15 लाख खाते में आने वाला, बड़ी बड़ी बातें कर जाए और सब आपको सपने दिखा जाए, फिर लास्ट में कहे तो ये तो जुमला था। और ऐसा लीडर जो आता है कि वो कहता है कि मैं ये करूँगा, ऐसा होगा, तो लोग कहेंगे चल इसको कहाँ दें वोट, ये क्या करेगा, ये दिखेगा भी नहीं। मगर इसने क्या कर दिया तुम सब लोग जानते हो। तो लोकसभा का कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा हराया गया था? कौन था वो? भाजपा के नेता विजय कुमार मल्होत्रा। मल्होत्रा ने हराया। तो याद देखिए, फिर आते हैं अगले टॉपिक पर बात करता हूँ। साल था 1991 से 1996 तक। जब यहां से आता है टर्निंग पॉइंट, बेटा याद रखोगा, साल था 1991 से 1996 तक क्या रहे, तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे नरसिम्हा राव थे। जो नरसिम्हा राव सरकार में उस समय क्या थे, ये नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के पद पर रहे। देखिए आपको बताता हूँ, जिसमें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, तो उस टाइम पे वित्त मंत्री, बहुत हमारे देश बहुत ही आर्थिक स्थितियों से गुजर रहा था। तो क्या हुआ, ये अपने एक स्पीच देने ये कहाँ, ऑस्ट्रेलिया गए थे, कहीं गए थे। तो वहाँ से जब ये आए तो अपने घर पे ये थे, तो इनको फ़ोन जाता है नरसिम्हा राव की तरफ से, जो पीएमओ से, इनसे कहा जाता है कि आपसे प्रधानमंत्री मिलना चाह रहे हैं। तो उस समय जो फ़ोन उठाया था, इनके दामाद ने फ़ोन उठाया था, रात के 1-1:30 बजे के आसपास फ़ोन किया था इनको। तो इनके दामाद ने वो फ़ोन उठाया, तो दामाद से कहा कि अपने ससुर जी को फ़ोन दीजिए। तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को तत्काल बुलाया गया। तो उसे दूसरे दिन जब ये गए, तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इनको ये कहा कि आपको हम वित्त मंत्री के पद पर ये आसीन करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने पहले कहा कि मना करा था। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिल रहा है जो इस पद के लिए डिजर्व हो। तब जाके वित्त मंत्री के पद पर रहे। और आपको बता दूं, जिस समय मैंने कहा कि हमारे देश का पूरा सोना जब विदेशों में वो रहा, हमारा देश बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, भुखमरी का जो दौर था, ऐसा क्राइसिस से अगर उस समय ये प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं निकालते, तो आज हमारे देश की स्थिति बरमुंडा या अलग अलग जो देशों की, जैसे पाकिस्तान, अलग अलग बांग्लादेश है, ऐसी स्थिति हमारे देश की हो जाती। आज हम कह रहे हैं कि सुपर पावर, ये तो हमारा सपना है। खैर, सुपर पावर को आज जो हमें जुमला दिखाया जा रहा है कि हम बन गए, तो बेसिकली वो नहीं है। तो ये जो चीज़ हुई तो इनके बलबूते हुई। तो जब इन्होंने एक डिसीजन लिया, जिसमें एक योजनाएं जब ये लाए, जब समाज के लिए एक योजना लाए कि उदारीकरण की जब ये योजना लाए, तो 3 खास योजनाएं थी उसमें। व्यापार को इनका ये कहना था कि हमारे देश के
जो उद्योगपति, उनको इतना सक्षम बनाना है कि वो जो वैश्विक मंच पर, वैश्विक स्तर पर वो प्रतिस्पर्धा करें। इन्होंने हमारे देश के जितने भी लोग थे, जितने भी उद्योगपति थे, जो आज बड़े बड़े उद्योगपति जो बन के आज क्या कर रहे हैं, विदेशों में उनके समकक्ष कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो इन्हीं की देन है जो आज विदेशों में भी अपना व्यापार कर रहे हैं। तो आप भारत छोड़कर वो विदेशों में जा चुके हैं। तो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं तो हाउडी मोदी ये भी जो करते हैं, जो नारे लगाते हैं, ये बलबूता है उनको इतना सक्षम बनाने का और उनको ये जो जागरूक करने का कि तुम वैश्विक स्तर पर कर सकते हो, ये इतना जो सपोर्ट किया था तो इन्हीं के बलबूते था। तो जब इन्होंने कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, इस तरीके से योजना लाता, तो वित्त मंत्री ने, जो ये वित्त मंत्री के पद पे थे, नरसिम्हा राव से कहा कि आप मुझ पे विश्वास कीजिए, अगर आपने मुझे इस पद पे बैठा है तो आप मुझ पे विश्वास करके देखिए, क्योंकि स्थिति बहुत डामाडोल हो गई थी। तो इन्होंने नरसिम्हा राव को अपने पाले में लिया, उनको आश्वस्त किया कि मैं जो भी करूँगा देश हित में करूँगा। तो जब उन्होंने इसको परमिशन दी तो हमारे देश की ऐसी दुर्दशा से ऐसी अच्छी स्थिति में इन्होंने ला के खड़ा कर दिया, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित है। 2004 से लेकर 2014 तक के 10 साल का साल जो रहा प्रधानमंत्री के पद पर है, तो अगर हम ये कहें तो 10 साल भी अगर हम देखें तो कंप्लीट नहीं रही, 9.5 अगर कहें 9.5 साल ही इन्होंने वो कार्य करा, पूरे 10 साल तक पूरा कार्य नहीं करा। जैसे हम कहते हैं कि 10 साल का टर्म पूरा करा, तो वैसे हम कहते हैं कि 2004 से 14 तक करे, मगर बीच में इन्होंने टर्म पूरा नहीं करा, तो कुछ समय रह गया था पूरे 10 साल होने में, तो याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए 2009 में मिली जीत के बाद, जब 2009 में कांग्रेस को जब जीत मिली, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करा। देखिए अभी तक 2009 तक की अगर हम बात करें तो ऐसे भी बहुत ढेर सारे जो प्रधानमंत्री हैं जो अपने पूरे कार्यकाल को कर नहीं पाए, एक जवाहरलाल नेहरू के अलावा। ये ऐसे भारत के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री ये बने, ऐसे पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 5 साल का क्या करा, पूरा कार्यकाल करने के बाद दूसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का मौका इन्हें दिया गया। जब इनको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया गया, तो उस टाइम पर आपको, अगर आप उस टाइम पे सुना होगा आपने, तो उसमें सुषमा स्वराज नाम के एक शख्स हुआ करती थी, जो आज इस दुनिया से विदा हो चुकी है। तो आपने सुना होगा कि सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर विदेशी को प्रधानमंत्री बनाए तो मैं अपने सर के बाल मुड़ डालूंगी, ये कहा था, मैं गंजी हो जाऊंगी। अरे मैं तो ये सोच रहा था सोनिया गांधी को कि मौका तो दे दो किसी को गंजा होने का, ये इटली की है तो इसे प्रधानमंत्री नहीं बनना देना, जब तक मेरे अंदर प्राण है, मैं जब तक मेरे सर में बाल है, मैं इसको प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगी। अगर आज की डेट में भी अगर प्रधानमंत्री के पद के दावेदार अगर हम सोनिया गांधी को बनाए, तो हमारे जितने भी भारत के जितने भी राजनेता हैं उसका विरोध में उतर जाएंगे। जैसे इसीलिए देखिए आप ये सोचिए ना, बहुत से लोग कहते हैं कि सोनिया प्रधानमंत्री पद इस दौरान ठुकरा दिया। अब ऐसी वो लेडी है जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी क्या क्या कहते हैं, जस्सी गाय। अब प्रधानमंत्री के पद विदेशी गाय। तो कोई प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री की पद की गरिमा तो तार तार कर दिया। तो बेसिकली इन्होंने क्या क्या शब्द बोले, अगर राहुल गांधी को जो पप्पू जो साबित कर दिया, और अगर प्रधानमंत्री, अगर आज हम कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री तो पहले ही राहुल गांधी बन चुका होता, प्रधानमंत्री का टाइटल तो उसके बाद मिल जाता, 5 साल का टर्म भी पूरा कर लेता, उसके बाद तो प्रधानमंत्री जो बनता 14 के बाद। तो उन्होंने ये पद ठुकरा दिया। सोचिए ना, जिसके पूरे खानदान प्रधानमंत्री, मां प्रधानमंत्री छोड़ दिया पद, बाप प्रधानमंत्री, दादा प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, ऐसे परिवारों को उसको किस चीज़ की वो है, प्रधानमंत्री तो वो बन ही सकता था, तो उसने वो पद त्याग दिया। और अचानक ऐसे शख्स को लाए जिसको किसी ने कल्पना ही नहीं करी थी, जिसने भारत के ऐसे योगदान दिया, जो भारत को इस मुकाम पे जिसने पहुंचा, किसी को पता ही नहीं था कि मौनी बाबा के नाम है। अगर कोई भी कहता है कि मौनी बाबा, अगर कहीं पर कोई आपके सामने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बताया, तो आज आपने इतना ज़्यादा उनके बारे में सोच समझ लिया, पढ़ लिया, तो आज कल के डेट में उसका विरोध कर सकते हैं आप, किस उद्देश्य से बोल लो। तो प्रधानमंत्री का जो टर्म इन्होंने पूरा करा, ये काल
दूसरी बार इन्हें प्रधानमंत्री मिलने का मौका मिला। और देखिए साल था आपका 87 कहें या फिर 93 से 94 के मध्य कहें, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान जो इनको मिला पद्म विभूषण साल था 1987 में। इनको भारत का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, पहला होता है भारत रत्न, फिर उसके बाद दूसरा जो नागरिक जो सम्मान होता है वो क्या होता है, पद्म विभूषण सम्मान होता है। साल था 1987 में इनको दिया गया। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड इनको दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वेश्चन बनेगा कि वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड किस शख्स को दिया गया था। तो आपको ग्लोबल तौर पर कुछ लीडर दिए जा सकते हैं, एशिया के भूभाग में जितने भी देश हैं उनके लीडर दिए जा सकते हैं, उसमें एक लीडर ये भी होंगे। तो आपको पता होना चाहिए एशिया मनी अवार्ड जो दिया गया था किसको दिया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया था। साल था 1993 से 1994 में। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड 1993 से नवाजे गए थे। देखिए 2 अवार्ड इनको मिले वित्त मंत्री का पद पर शानदार जो कार्य करने के लिए। एक तो उन्हें 1987 में क्या मिला, सर पद्म विभूषण मिला था 1987 में। 1983 से 1984 के लिए इनको क्या दिया गया था। आप एक चीज ये देखो, आपने देखा होगा 1993 से 94 के कहने का मतलब है कि इस 1983 से 1941 एक साल का ये जो वित्त मंत्री के जो पद पर रहे, इस पद पर रहने के जिस तरह का इन्होंने कार्य करा तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड दिया गया था। पढ़ा था पहले, किसी को पता था? जब मैंने ये चीजें मैंने पढ़ी तो मुझे भी पता नहीं था। मैं झूठ क्यों बोलूं, जो सच है वही बोलूंगा। तो मैंने कभी मनमोहन सिंह के बारे में पढ़ा नहीं, जैसे मैंने कहा तबला जाकिर हुसैन के बारे में हमने पढ़ा नहीं। जब हमने नोट्स मैंने बनाए तब मैंने पढ़ा, बाप रे ये शख्सियत इस तरीके का भी है जिसे व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया बराक ओबामा द्वारा, ऐसे कॉन्सर्ट करने के लिए बुलाया गया। तो मैं तो बड़ा हैरान हो गया। आज जब मैं ये PDF बना रहा था तो बड़ा ही गौरवान्वित फील भी कर रहा था कि ऐसे प्रधानमंत्री इस देश में रहे, ऐसे शख्सियत के बारे में। हमें तो ये पता था कि वित्त मंत्री हैं और गवर्नर रहे हैं, भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। इनके द्वारा कुछ जो ऊपर जो 2-4 योजनाएं हैं जैसे वो उनके बारे में पता था। इतने तो मुझे पता भी नहीं था। जब मैं ये वीडियो तैयार कर रहा था, जब मैं इसको बना रहा था PDF, तब मुझे ये पता चला कि ये शख्सियत इतने शानदार व्यक्तित्व वाला ये व्यक्ति है। तो वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड 1993 में इनको से नवाजा गया। अब देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार में पत्नी गुरु शरण कौर और 3 बेटियां, ये इनके परिवार की हैं। इनकी माँ का नाम मैंने कुछ बताया था, माँ का नाम क्या है? अमृत कौर। पिता का नाम गुरमुख सिंह। अब एक चीज ये देखिए, यहाँ पर ये जो आप फोटो देख पा रहे होगे, ये जो तस्वीर है साल 2010 में थी। 12 अप्रैल 2010 को वाशिंगटन में जब ये दौरा था इनका, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय वाशिंगटन के ब्लेयर हाउस में परमाणु, हमने कहा कि इन्होंने क्या किया था, मैंने कहा था कि अमेरिका से इन्होंने किस पे डील की थी, न्यूक्लियर वेपन्स हाँ, की। तो उस पे तो न्यूक्लियर पावर, उस पे ये परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति उस टाइम पे थे बराक ओबामा के साथ इन्होंने वार्ता की। आपको पता होगा जब बराक ओबामा दिल्ली आए थे, जब क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के टाइम पर ये जब आए थे तो इनको कहा गया था कि ये पूछा गया था कि आपको हाउडी मोदी आपके बड़े फ्रेंड हैं, तो इन्होंने एक चीज़ कहा था, तो ये कहा था कि इन्होंने मनमोहन सिंह का नाम, क्योंकि मनमोहन सिंह एज ए बेस्ट एक अर्थशास्त्री के तौर पे इन्होंने बोला था कि भैया ऐसा व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति है, ऐसा अगर हमारे देश में होता तो ये हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। तो इनके भरे मंच से इन्होंने तारीफ की थी कि इस तरीके से व्यक्तित्व वाला जो है। तो आपको एक बता दूं, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है तो इनके बारे में वहाँ पर एक सिलेबस है, सिलेबस में भी इनके बारे में दिया गया है।
तो याद रखिएगा। तो ओबामा के दौरान आप ये देख पा रहे होंगे। साथ ही नीचे दूसरी तस्वीर, इनको जानते हैं ये कौन है? पुतिन। पुतिन, पुतिन है। व्लादिमीर तो पुतिन। 12 मार्च 2010 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री, जब ये प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में एक बैठक में अपने जो रूसी पार्टनर जो हैं व्लादिमीर पुतिन की अगर हम बात करें, तो ये मीटिंग में ये रहे। तो ये कुछ तस्वीर आपके सामने दिखा रहा हूँ कि झलकियाँ, तो आप देख पा रहे हो। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है, ये जो तस्वीर है 15 अगस्त 2013 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री ये मनमोहन सिंह थे, 67वां जो हमारे स्वतंत्रता दिवस था, तो उस पर क्या है, देश को संबोधित करते हुए ये दिखाए जाते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये सबसे बड़ी बात है इन पे। देखिए ये कहता है कि 2000 यहाँ पर 3 जनवरी 2014 को मनमोहन ने बतौर पीएम आखिरी कॉन्फ्रेंस की थी। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रेस को अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की थी, तिथि पूछी जा सकती है। हाँ, ये सोचिए, आप ये मत सोचिए कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कहीं कैसे भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरीके से आज आप देख पा रहे हो है पेपर का स्तर, जिस प्रकार से देख लो, तो कहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है। आप जब मेंस में बैठोगे तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है।